भारत में सालाना गाय के पेशाब से बनी प्रोडक्ट्स बेचकर अरबों रुपए की कमाई होती है। और अगर आपके पास $20 हैं तो अरब ममालिक में ऊँट का 1 लीटर पेशाब खरीद सकते हैं। ऊँट के पेशाब की और भी प्रोडक्ट्स बिकती तो ज़रूर हैं, लेकिन उनकी मार्केट अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। मगर गाय और ऊँट के पेशाब को दवा समझने वालों का ये दावा मुश्तरका है कि बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज पेशाब पीने या उनकी बनी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से हो जाएगा, जैसा कि कैंसर जैसी बीमारी या शुगर की बीमारी का इलाज। ऐसा है कि पेशाब चाहे इंसान का हो या जानवर का, इस बारे जब भी कभी बात होती है तो इंसान फौरन अट्रैक्ट होता है। पेशाब को कभी गोल्ड ऑफ द ब्लड कहा गया, कभी लंबी जिंदगी का राज, कभी इसे खून का डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, लेकिन बड़ी देर तक इसे जिस्म का वेस्ट नहीं समझा गया। तारीखी एतबार से पेशाब से इलाज करने का आगाज़ हिंदुस्तानी कल्चर के साथ जोड़ा जाता है, जिसका लिखा हुआ रिकॉर्ड 5000 साल से मिलता है। और सबसे पहला रिकॉर्ड शिवनबू कहे विधि के दमर तंत्रा के सेक्रेड टेक्स्ट में मिलता है। गो माता का हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग गो माता से आह्वान करते हैं, सब लोग अपना पकड़ लो। गो माता की जय। मैं हूँ शहरियार वड़ाइच और आज हमारा असल मौजू गाय का पेशाब नहीं बल्कि ऊँट के पेशाब की रवायत से है, जिसका इस्तेमाल अरब ममालिक में अभी भी हो रहा है। बल्कि ऊँट के पेशाब से बनी बहुत सी प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। आप खरीदें और अपनी बीमारियों का इलाज करवाएं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वो प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियां अपने कस्टमर्स को कहती हैं। तारीखी एतबार से देखें तो अद्वियात की कामयाबी और मेडिकल साइंस के मुतबादिल के तौर पर पेशाब से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज की रवायत हिंदुस्तान में ही मौजूद नहीं रही, बल्कि ये मिस्र, यूनान, रूस, रोम और खिता अरब में भी बहुत अरसा तक मौजूद रही है। बल्कि यूँ कहें कि आज भी ये कहीं कहीं मौजूद है। जैसा कि भारत को ले लीजिए या फिर अरब के कुछ ममालिक में पेशाब को अभी भी दवा का दर्जा हासिल है। जिस तरह काऊ यूरिन के फ़ायदे के बारे में हिंदुस्तान में आज भी बहुत मानता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ अरब ममालिक के ऊँट के पेशाब को लेकर है। काऊ यूरिन को हज़ारों साल से इंसानों के लिए शफा माना जाता है। ख़ासतौर पर आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले ये मानते हैं कि काऊ यूरिन बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करता है, इसलिए वो गाय का पेशाब सेहत और मज़हब दोनों को सामने रख कर पीते हैं। बल्कि अब तो गाय के पेशाब से बहुत सी प्रोडक्ट्स भी दस्तयाब हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 77% लोग आयुर्वेद प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और कोविड के दौरान तो इसमें बेइंतहा इजाफा भी देखा गया है। बिल्कुल उसी तरह ऊँट के पेशाब को भी कोविड के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने का कहा जाता रहा। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ऊँट का पेशाब इस्तेमाल करने से सख्ती से मना किया गया। बल्कि अरब ममालिक में कई अफराद ये अभी तक यकीन रखते हैं कि ऊँटनी जब बच्चा देती है तो उसके बाद पहला पेशाब बहुत कीमती और बेपनाह फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पर ऊँट के पेशाब को कैंसर का सबसे मुअस्सर इलाज समझा जाता है। जैसा कि आयुर्वेद के मानने वाले कहते हैं कि 300 साल BC में उस वक्त के डॉक्टरों ने पेशाब के ज़रिए मरीज़ों को सेहतयाब किया। ऐसा ही कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि मुसलमान साइंसदान इब्न सीना ने ऊँट के पेशाब से मरीज़ों का इलाज किया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक गाय के पेशाब की अफादियत बारे कुछ डाउटफुल हैं। आप भी सुनिए। We as Muslim, just because a non-Muslim drinks the urine of an animal, and especially when our forecast says that it is not najis, we should not mock at them. Unless the scientific proof that it is harmful for the body and then we object, then we can take objection. But without proof, I believe we should not mock at the non-Muslims because we should know our deen very well first. ऊँट का पेशाब और गाय का पेशाब दोनों को कैंसर का इलाज माना जाता है। शुगर का इलाज भी यकीनन बयान होता है। तो इस वक्त सिर्फ भारत में हर साल तकरीबन 80 लाख अफराद को कैंसर की बीमारी लगती है और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अंदाजे के मुताबिक 2025 तक कैंसर के मरीजों की तादाद 2 करोड़ 98 लाख हो जाएगी। कैंसर के इलाज का दावा करने वालों के लिए सोचने
اور غور کرنے کی بات تو ہے۔ ایسا ہی کچھ اونٹ کے پیشاب کی افادیت بتانے والوں کے لیے بھی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق مڈل ایسٹ کے ممالک میں اب تک کینسر کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ یہ ممالک ابھی بھی امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی مستقبل میں سچویشن خراب ہونے کا ڈر ہے۔ اور ویسے بھی ہر سال دنیا بھر میں 1 کروڑ لوگ کینسر کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اگر سب کو نہیں تو بہت ساروں کو گائے اور اونٹ کے پیشاب سے بچایا تو جا سکتا ہے، اگر اس میں کوئی افادیت ہے تو۔ کیا خیال ہے؟ لیکن سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ پھر بھی کیوں لوگ گائے یا اونٹ کے پیشاب کو پینا یا ان سے بنی اشیاء استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر آتا ہے مذہب کا پاورفل رول۔ ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں یا عرب ممالک کے مسلمان، وہ مذہبی ریفرنسز کو ہر چیز پر افضل مانتے ہیں۔ مسلم علماء میں بہت سارے یہ مانتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال بھی ہے اور فائدہ مند بھی، اور اس کے لیے وہ البخاری کی کتاب کا حوالہ استعمال کرتے ہیں جس میں ایک حدیث مبارکہ کا ذکر ہے۔ کچھ احادیث بخاری شریف میں جن سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جیسے اونٹ کے پیشاب والی حدیث، اس پہ میری ویڈیو دیکھنا۔ یہ اعتراض کیسے بنتا ہے میرے بھائی؟ ایک اسپیسیفک واقعہ ہے، کیا نبی علیہ السلام نے اس کو ساروں کے اوپر اپلائی کر دیا؟ وہ مرتدین تھے جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ باقی اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ جو پالتو جانور ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، ورنہ عرب کے لوگوں کی زندگی گزر نہیں سکتی تھی، ان کی تو پوری زندگی مویشیوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کچھ مسلم علماء اس پر اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک پیشاب چاہے انسان کا ہو یا جانور کا، یہ مذہب نے حرام قرار دیا ہے۔ پیشاب کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ شدید ہیں، ان میں ہر قسم کا پیشاب شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی کبھی اونٹ کے پیشاب کو پاک نہیں سمجھا۔ ہمیں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتا جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اونٹ کا پیشاب آپ پی سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ اس لیے اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔ تاہم سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اور جہاں بہت سی پرانی روایات کو درست قرار دینا سائنسی اعتبار سے ممکن نہیں رہا، جیسا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک پروگرام کے تحت 20 افراد کو اونٹ کا پیشاب پلا کر ان کا علاج کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بیماریاں مزید سیریس ہو گئیں۔ مگر سائنس اور مذہب کی اس ٹگ آف وار میں ابھی تک مذہبی اعتقاد ہی جیت رہا ہے۔